रीढ़ की हड्डी की बायोप्सी यानी स्पाइन बायोप्सी एक बहुत ही नाजुक और हसास अमल है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जदीद टेक्नोलॉजी और टीम वर्क मिलकर इसे एक इंतहाई दुरुस्त और महफूज प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि डॉक्टर रीढ़ की हड्डी जैसी हसास जगह के बिल्कुल बीच से एक नमूना इतनी एहतियात और हिफाजत से आखिर निकालते कैसे हैं। अच्छा, इसका जवाब टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और बहुत ही सख्त हिफाजती उसूलों के एक बेहतरीन इम्तिजाज में छुपा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसकी तफसील में चलते हैं। देखें, सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ होती है सही इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इंतखाब, क्योंकि यही इस पूरे अमल की हिफाजत की बुनियाद है। अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। अल्ट्रासाउंड की जो आवाज़ की लहरें हैं वो हड्डी के आर पार नहीं जा सकती, इसलिए हड्डी की बायोप्सी के लिए ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं। दूसरी तरफ सीटी स्कैन है, जो हड्डी, नसों और दूसरे अहम आज़ा की इतनी साफ तस्वीर दिखाता है कि इसी वजह से उसे रीढ़ की हड्डी में सुई की रहनुमाई के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। तो आप समझें कि सीटी स्कैन एक बिल्कुल साफ रोड मैप बना देता है। इस रोड मैप की मदद से मेडिकल टीम मिलीमीटर की हद तक की दुरुस्तगी से काम करती है और तमाम हसास नसों और आज़ा से बचकर गुजर जाती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी रेडिएशन ज़रूर होती है, लेकिन उससे जो हिफाजत यकीनी बनती है वो इस मामूली खतरे से कहीं ज़्यादा अहम है। इसीलिए ये सबसे बेहतरीन इंतखाब है। चलें अब बात करते हैं तैयारी के मरहले की। ये वो हिस्सा है जहां मरीज का किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हिफाजत की शुरुआत प्रोसीजर से पहले ही हो जाती है। अच्छा, इस चेकलिस्ट में चंद बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली तो ये कि प्रोसीजर से 4 से 6 घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है। दूसरा, ज़्यादातर केसेस में सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब वो जगह सुन कर दी जाती है। और कुछ लैब टेस्ट भी ज़रूरी हैं, जैसे कि INR 1.5 से कम होना चाहिए और प्लेटलेट्स 50,000 से ज़्यादा। ये टेस्ट बस इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खून बहने का कोई खतरा ना हो। ये सब मामूली कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन एहतियात के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। और यहाँ आता है सबसे अहम नुक्ता, खून पतला करने वाली दवाएं, उन्हें सख्ती से बंद करना होता है। दूसरी बायोप्सीज में शायद थोड़ी गुंजाइश हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी के मामले में खून बहने का जरा सा भी खतरा मोल्ड नहीं लिया जा सकता। यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो तैयारी मुकम्मल होने के बाद अब हम असल प्रोसीजर की तरफ आते हैं। यहाँ मेडिकल टीम और मरीज के दरमियान जो एक टीम वर्क होता है वो बहुत ही अहम है। प्रोसीजर के दौरान, जो तकरीबन 45 मिनट्स का होता है, मरीज को पेट के बल लेटना पड़ता है। मेडिकल जुबान में इस पोजीशन को प्रोन पोजीशन कहते हैं। इस प्रोसीजर में एक ख़ास तरीका इस्तेमाल होता है जिसे स्टेप एंड शूट कहते हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर सुई को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और फिर कमरे से बाहर जाकर एक छोटा सा स्कैन लेते हैं। ये अंदर बाहर आना जाना दरअसल एक हिफाजती कदम है। हर बार बाहर जाकर वो स्कैन की तस्वीर से सुई के रास्ते को चेक करते हैं ताकि वो मिलीमीटर की हद तक दुरुस्त हो। ये तरीका दुरुस्तगी और हिफाजत दोनों को यकीनी बनाता है। अब बात करते हैं मरीज के किरदार की। प्रोसीजर के दौरान मरीज को एक अहम हिदायत दी जाती है। अगर टांगों में करंट या बिजली के झटके जैसा एहसास हो तो फौरन बताएं। इस लम्हे आप ये समझें कि मरीज कमरे में सबसे अहम सेंसर का काम कर रहा होता है। देखिए, ये करंट का एहसास किसी परेशानी की अलामत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बिल्ट इन हिफाजती निज़ाम है। जैसे ही मरीज बताता है, टीम को फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि सुई किसी नस के करीब है और वो फौरन उसका रास्ता बदल लेते हैं। इसीलिए मरीज का फीडबैक इस पूरे हिफाजती निज़ाम का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ठीक है, प्रोसीजर के बाद आखिरी मरहला आता है सेहतयाबी का, और कुछ रेड फ्लैग्स यानी वो इंतबाही अलामात जिन पर नज़र रखनी होती है। इस हिस्से में हम देखेंगे कि सेहतयाबी के दौरान क्या होता है और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सेहतयाबी के लिए जो हिदायत दी जाती हैं, उनमें 3 घंटे का लाजमी बेड रेस्ट शामिल है। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ टांगों में किसी भी किस्म के भारीपन या कमज़ोरी को बाकायदगी से चेक करता है। ये सिर्फ एक एहतियाती तदबीर है ताकि हर चीज़ महफूज रहे। लेकिन कुछ ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जिन पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर टांगों में कोई नया सुनपन या कमज़ोरी महसूस हो, या लगे कि कमज़ोरी वक्त के साथ बढ़ रही है, या फिर पेशाब करने में दुश्वारी हो,
تو ان صورتوں میں فوراً ایمرجنسی روم جانا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے میں دشواری ایک ایمرجنسی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نرو کمپریشن کی علامت ہو سکتی ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کی نسوں پر دباؤ پڑ رہا ہے، اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس پر فوری طبی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں اس پورے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی بائیوپسی دراصل ٹیکنالوجی، میڈیکل ٹیم اور خود مریض کے درمیان ایک پارٹنرشپ ہے، ایک ایسی شراکت داری جو درستگی اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ اگر واضح بات چیت اور مریض کا ٹیم ورک اتنا اہم ہے تو یہ چیز دوسرے پیچیدہ طبی طریقہ کار کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے؟